हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम सब इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत में मौलिक अधिकार से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो इंडियन पॉलिटी का भी एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं। और दोस्तों, अंत में आप चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर आपको पता है। अन्यथा दोस्तों, आप इसके आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है वाद योग्य है, वचीले हैं, अवाद योग्य है या फिर कठोर हैं। तो वही बातें कही जा रही दोस्तों कि मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य है या फिर अवाद योग्य है या फिर ये लचीले हैं या फिर अवाद्य या फिर कठोर हैं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार एक क्या है, मौलिक अधिकार एक वाद योग्य है। ठीक है, और आप इसे क्या है, आप किसी भी इसे न्यायालय में आप इसको लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़े की पॉइंट के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ बातें कही जा रही है कि भारतीय संविधान में देख सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए योग वाद योग और अवाद योग दोनों तरह की व्यवस्थाएं शामिल है। ठीक है, सही बात है, जिसमें मौलिक अधिकार एक वाद योग है और जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या है, एक अवाद योग है। ठीक है, तो इस बात को कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकार को आप लेकर किसी भी आप न्यायालय में जा सकते हैं, जबकि आप नीति निर्देशक तत्व को लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, आप इसके आंसर बताइएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लेखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है या फिर यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है या संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम, आप देख सकते हैं ठीक है कि मौलिक अधिकार के बारे में कहा जा रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि यह संविधान में उल्लेखित है, बिल्कुल एक सही है बातें, आपको पहला नंबर तो बिल्कुल सही कही जा रही है। ठीक है, कि यह जो है संविधान में उल्लेखित है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कही जा रही है ठीक है कि यह जो है व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है, यानी कि 4 नंबर दे सकते हैं कि यह एक व्यक्तित्व के विकास के लिए भी आवश्यक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि इसके संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, यानी कि इसके विरुद्ध जो संसद जो है इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है, इस बात को भी यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपके जो इसके आंसर है ठीक है 1, 4 और 5 है। ठीक है, यानी कि देख सकते हैं कि यह संविधान में उल्लेखित होता है और यह व्यक्तित्व के विकास की आवश्यक है और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के बारे में कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं या राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि मौलिक अधिकार के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि आपातकालीन की स्थिति में देखा जाए तो मौलिक अधिकारों को निलंबित किए जा सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 358 और 359 में ऐसा बताया गया है। ठीक है, जो कि 20 और 21 को बारे में वहाँ पर जिक्र की गई है। ठीक है, चित्र की पॉइंट के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें कही जा रही, ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कि मौलिक अधिकारों को नैसर्गिक या और अप्रतिदेत अधिकार है जो कि राज्यकृत के विरुद्ध एवं गारंटी के रूप में काम करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि जो हमको एक अधिकार देता है। ठीक है, और इसे आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों को निलंबन संबंधी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो वही बातें कही जाए दोस्तों कि 358 और 359 में जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसके बारे में कहा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यह राज्य की कृत
के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सूचित करते हैं और वह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो नीचे दिए गए हैं इसके कोड के माध्यम से आप इसको बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें करी है तो आप देख सकते हैं कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में तो आप एक देख सकते हैं कि यह राज्य के कृत्य के विरुद्ध की एक गारंटी है, बिल्कुल सही है। और यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, ये भी बात सही कही गई है। और यह सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को सूचित करते, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। ठीक है, तो ये भी बात गलत यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, जिस प्रकार दोस्तों आपको 1, 3, 1, 2 और 3 को यहाँ पर सही करना। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। की पॉइंट के माध्यम से थोड़ा आप देख सकते हैं कि भारत में मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध एक गारंटी है और इसे संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार के बिल की भांति है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रश्न है, यह संविधान की प्रस्तावना में क्या है, बातें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर और बातें कही गई। ठीक है, कि और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार और भाग 4 के राज्य के निर्देश तत्वों एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलाकर इसे सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35 है, अनुच्छेद 112 से 115 है, अनुच्छेद 220 से लेकर 235 है और अनुच्छेद इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें करें कि भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो नागरिकों को मौलिक अधिकार जो प्रदान किए गए हैं 12 से 35 में। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और वर्तमान में कुल देखा जाए तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य के विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए इन नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन 1 है कि अनुच्छेद 13 है, ऑप्शन देख सकते हैं कि अनुच्छेद 245 है, अनुच्छेद 32 है और अनुच्छेद 326 है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पर बातें कही जा रही है कि भारतीय संविधान का, ठीक है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है जो संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ऑप्शन जो 13 आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 13 जो है इस बात को यहाँ पर इस चीज़ को प्राथमिकता प्रदान करता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्या बातें कही गई है देखिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य का कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा। आप देख सकते हैं बातें कह रहे हैं कि संघ यानी केंद्र और राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता है। यानी कि उसको मैंने कोई बातें कही है दोस्तों कि संघ और राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि अनुच्छेद 13 में ऐसा बात जो लिखा गया है और भाग 3 में जो कि मौलिक अधिकारों को छीनता हो। ठीक है, यानी कि न्यून करता है। ठीक है, शून्य करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों को उल्लंघन में अगर बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक सुन जाएगा। यानी कि जो मान कोई उल्लंघन कर रहा है, उसके विरुद्ध कोई कानून बना रहा है तो उसे क्या करेगा, उसको समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 32 की बात करें हम तो इसमें क्या कहा गया, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बातें कही गई हैं। और अनुच्छेद 245 की बात करें हम तो केंद्र एवं राज्यों के द्वारा बनाई गई विधियाँ के बारे में बताया गया है। दोस्तों 326 की बात करें तो लोकसभा एवं विधानसभा के निर्वाचन के संबंधी मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर कहा गया। दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी जो आप देख रहे हैं ऑप्शंस में, आपको इन सारे को भी याद रखना है क्योंकि ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 32 हो गया, 245 हो गया, 300। क्या होता है कि आपके एग्जाम्स में जब आप वहाँ पर ऑप्शंस में हैं आपको दे दिए जाते हैं, तो जब तक आपको इसके बारे में नहीं पता रहेगा तो आप उसको छांट नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप निर्णय नहीं कर सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में। चलिए
दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 13 की बातें कही जा रही हैं, तो और ऑप्शन देख सकते हैं कि अनुच्छेद 13 किससे, तो मौलिक अधिकार से संबंधित, क्योंकि 12 से 35 में वही है। तो आप देख सकते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको और हम सब देखते हैं की पॉइंट के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, एक कौन सा 5 अनुच्छेद है, तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 16 से 20 है, अनुच्छेद 15 से 19 है, अनुच्छेद 14 से 18 है, या अनुच्छेद 13 से 17 है। तो दोस्तों आप बताएंगे कि समता का समानता का अधिकार जो बताया गया 5 जो अनुच्छेद हैं, देख आपको पता होगा कि 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, यानी कि 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर लगा दीजिए। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार जो है 5 अनुच्छेदों के द्वारा देख सकते हैं कि अनुच्छेद जो कि 14 से लेकर 18 के तहत प्रदान किए गए हैं। ठीक है, और ये देख सकते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 14 में क्या बोला गया है, तो विधि के समस्त समानता की बातें कही गई हैं। और 15 में बोला गया दोस्तों कि जैसे मूल हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, जन्म स्थान के आधार पर जो कि भेदभाव करना क्या है, एक प्रतिषेध है। ठीक है, उसी प्रकार से 16 में देख सकते हैं कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बातें कही जा रही। ठीक है, कि जो भी नौकरी है, जो कि देख सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट है, उसमें क्या सभी को एक समान की बातें कही जा रही हैं। उसके बाद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता के अंत के बारे में, छुआछूत के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, और 18 में कहा गया उपाधियों के अंत की बात कही गई है। दोस्तों ये सारे आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों 30 क्वेश्चन कहने का मतलब होता है कि आपको 100 से ऊपर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो ऑप्शन आप जो डिस्कशन देख रहे हैं, इसी को क्या एक अलग अलग क्वेश्चन बना दिया गया है। तो हमने क्या किया कि सभी क्वेश्चंस को आपको डिस्कशन के माध्यम से एक समरीज क्वेश्चंस में आपके सामने 30 लेकर आया हूं, ताकि आप सभी क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड हो सके। बस यही क्वेश्चन दोस्तों 14 के लिए अलग बना दिया है, 15 के लिए अलग बना दिया गया, 16 के लिए अलग क्वेश्चंस बना दिया, 17 के लिए। तो क्यों इतना क्वेश्चंस को देखेंगे, बस आपको एक डिस्कशन के माध्यम से आप एक क्वेश्चंस को देखिए, मूल क्वेश्चंस को, और उससे संबंधित जो डिस्कशन है वो आप अच्छे ढंग से पढ़िए। उसी में सारा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जो कि विधान कोई विधि से संबंधित है सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 है, 16 है, 15 है और 17 है। दोस्तों विधि की बातें कही जा रही है, तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो विधि की बातें कही जाती, तो वही है अनुच्छेद 14 ही है जो कानून के तहत समानता का अधिकार बातें कही जा रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। देखिए दोस्तों वही सेम डिस्कशन में बातें कही गई। संविधान का अनुच्छेद 14 जो है विधियन यानी विधि सत्ता पर नियंत्रण लगता है, और यह उपबंध कहता है किसी भी व्यक्ति को विधि के समझ समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी वही बातें कही दोस्तों कि देश में सभी को एक समान कानून विधि सभी के लिए होना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए आप किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, सब पर यह अधिकार लागू होता है। यानी कि जो आप 14 के बातें देख सकते हैं, चाहे हमारे देश में कोई विदेशी आता हो, चाहे हमारे देश का नागरिक, सभी को दे दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनिर्देशित और अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है या भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है। ठीक है, देखिए तो विधि की बातें कही, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 28 है, या फिर अनुच्छेद 44 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो आप इसे बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वही बातें कही जा रही है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित या अनियंत्रित कर विवेकाधिकार देता है। ठीक है, तो विधि की बातें कहते हैं, विधि से आप समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 14 है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों कुछ हम डिस्कशन के माध्यम से और इसे देखने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं
कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार जो है राज्य यानी कि सरकार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समझ समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करे। सेम वही बातें कही जा दोस्तों, पहले हम लोग डिस्कशन किए। और विधि के शासन की बात करें हम तो रूल ऑफ लॉ की बात करें हम तो मूल तत्व है जिसका तात्पर्य है कि सभी के लिए कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र। ठीक है, बस यही बातें कही जाए दोस्तों, सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए, सभी के लिए एक समान न्याय होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि अतः कानून को लागू करने के मामलों में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित अथवा अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है तो संविधान के देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अभिहित विधि के शासन पर उल्लंघन करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। ठीक है, तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, कि विधि का नियम, ठीक है, वही बातें कही जाए दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। ठीक है, तो सभी के ऑप्शन है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। बी ऑप्शन है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य। सी ऑप्शन है कि सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। और डी ऑप्शन है कि एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए न्याय तंत्र। ठीक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ वही बातें कही जा रही थी कि आप देख सकते हैं कि विधि का नियम या कानून की अगर बात करें हम तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन 1 में आप देख सकते हैं बहुत प्यारा से लिखा गया है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र की बातें कही गई। ठीक है, तो हमारा इंडिया है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बात को बताया गया है अनुच्छेद 14 में। देखिए दोस्तों, उसी को यहाँ पर डिस्कशन के माध्यम से थोड़ा देख सकते हैं कि विधि का नियम या शासन कानून का आप देख सकते हैं अधिराज्य के बारे में बताया जाए तात्पर्य क्या है। तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। विधि के शासन का समान अर्थ है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिकों का समान तथा कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं, यानी जो भी है सभी कानून के अंदर में ही बंधे हुए हैं। ठीक है, इस चीज़ को देख सकते हैं। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। बिल्कुल बातें सही कही गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समानता एवं विधियों का समान संरक्षण के अधिकारों को यहाँ पर प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, कि धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध अब भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है और समानता का अधिकार है। तो आप यह बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यही इसमें इसी बात को कहा जा रहा है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि आप यहाँ समानता के अधिकार की बातें कही जा रही हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो आपको 25 में है, उधर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में, सांस्कृतिक हो गया, तो इसके लिए नई बातें कही जा रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ठीक है, 15 में ही बातें कही जा रही है उसका आप किसी भी जैसे जाति हो, धर्म हो, लिंग हो और इसी के आधार पर आप किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पर बताने के प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों देख सकते हैं डिस्कशन के माध्यम से देख सकते हैं कि अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करना क्या है, प्रतिषेध है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है एक आर्टिकल 15 एक मूवी भी आई थी बहुत कुछ दिन पहले, तो सेम इसी पर आधारित है दोस्तों। वहाँ पर किस प्रकार से एक शेड्यूल कास्ट के साथ वहाँ पर तो भेदभाव किया जाता है, तो इसलिए उस मूवी को काफ़ी चीज़ दिखाया गया है। ठीक है, तो वही बातें कही जा दोस्तों के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अंतर्गत ही किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि 14 से 18 एक समानता का अधिकार ही बातें कही जा रही हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि 14 से 18 के अगर देखा जाए कि अधिकार में समानता के अधिकार में ही शामिल है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते 13 नंबर क्वेश्चन है कि मद्रास राज्य बनाम
दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है विधि के समझ समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अपृष्टता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों एक केस है, ठीक है, 1951 में एक केस हुआ था, मद्रास राज बनाम देवराजन 1951 के एक मुकदमा था। ठीक है, इसमें एक केस हुआ था और इस केस में इसी बात को बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की जो बातें कही जा रही है कि आप देख सकते हैं कि विधि के भेदभाव के विरुद्ध अधिकार की इसमें बातें की बताई जा रही है और इसी के अंतर्गत में जो एक केस हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में और थोड़ा हम सब डिस्कशन के माध्यम से पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, ठीक है, कि मद्रास राज जैसे तो मद्रास राज बनाम चंपाकरम, इसका पूरा नाम था चंपकम दोराय राजन 1951 के एक मुकदमा था। मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम और भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 15 को संशोधित इसमें किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं इनमें संविधान देख सकते हैं कि पहला संशोधन की बात करें हम तो अधिनियम 1951 की धारा 2 के द्वारा अनुच्छेद 15 के 4 में इसको जोड़ दिया गया था, यानी कि इसमें कुछ संशोधन किया गया था आर्टिकल्स 15 में और संशोधन करने के बाद उसको जो है उसको दोबारा से जो है 15 के 4 में एक इसको जोड़ा गया था। ठीक है, जोड़ा गया और इसके तहत क्या जोड़ा गया था देख सकते हैं, इसके तहत जो सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य के द्वारा विशेष उपबंध करने की प्रावधान किया गया। दोस्तों यही बात इसमें कही गई। ठीक है, कि किसी भी आप शैक्षणिक संस्थान में अगर आप मतलब जो आप सामाजिक हो चाहे शैक्षणिक संस्थान हो और वहाँ पर क्या होता है आपको वहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, कुछ आपको छूट दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर जो है बातें इसमें कही गई है जो आर्टिकल्स 15 में जो कि उसको बाद में संशोधन करके इसमें 15 के 4 में इस चीज़ को जोड़ा गया था। ठीक है, क्योंकि एक केस हुआ था। ठीक है, और केस कब हुआ था, तो मद्रास राज बनाम चंपकम दोरायन के द्वारा जो है आप देख सकते हैं केस 1951 में एक मुकदमा हुआ था। ठीक है, तो उसी मुकदमे के एक परिणाम स्वरूप के माध्यम से 15 के 4 में इस चीज़ को सामाजिक जो शैक्षणिक जो पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए जो है उनकी उन्नति के लिए जो है इस चीज़ को यहाँ पर जोड़ा गया था। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में इतना समझ गए काफ़ी है और आप इसको बार बार देखने का प्रयास करेंगे तो और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों अगला कुछ संविधान के 21 अनुच्छेद के अंतर्गत में शिक्षण संस्थानों में जिसमें कि गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़े अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की सुविधा प्रदान। देखिए वही सेम क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं कि संशोधन हुआ और संशोधन होने के बाद यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि कोई भी सरकारी संस्थान हो या फिर गैर अनुदान प्राप्त कोई भी संस्थान हो तो वहाँ पर क्या है कि पिछड़े और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई। ठीक है, तो वही अभी आर्टिकल जस्ट पढ़ के हम लोग आ रहे हैं। तो आर्टिकल 15 का 4 है या 15 का 5 है या 16 का 4 है या फिर अनुच्छेद 16 के 5 है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसी बातें कही जा रही। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 15 के 5 में इस बात को कहा गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 15 का 4 और 15 का 5 आप दोनों यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहे होंगे। ठीक है, तो आप जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, 15 का जो 5 में इसी बात कहा गया था कि आप इसमें ही इसको लिखा गया। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कि कोई भी गैर सरकारी हो चाहे गैर अनुदान प्राप्त कोई भी संस्थान हो वहाँ पर क्या है कि अन्य पिछड़े जातियों के लिए अनुसूचित जातियों के लिए यहाँ पर आरक्षण की सुविधा प्राप्त देगी। ठीक है, यानी कि उच्च शिक्षण संस्थान में जो कि एक मतलब कि जो अच्छे संस्थान हैं उनमें यहाँ पर जो है इनको दिया गया। ठीक है, और 4 में तो दिया ही गई है लेकिन जो अच्छे जो IT इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पर जो है इनको ज़्यादा वहाँ पर इस चीज़ को बातें कही गई। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ जैसे तो वही बातें कही गई है कि संविधान के अनुच्छेद 15 के 5 के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में जिसमें कि गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है। ठीक है, अन्य दोनों प्रकार के संस्थान की यहाँ बातें कही जा रही है और देख सकते हैं कि अन्य पिछड़े हो गया अनुसूचित जाति हो गया अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण की यहाँ पर सुविधा प्रदान की गई है, उनकी वहाँ पर सीट को रिजर्व रखी गई है। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखें। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो कि मेडिकल कॉलेज हो IT कॉलेज वहाँ पर क्या है उनको एक विशेष रूप से उनकी सीट क्या है रिजर्व रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार OBC और अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद
13 के 2 है, और अनुच्छेद 15 एवं 14 एवं 15 है, अनुच्छेद 15 के 4 है, 16 के 4 है, या फिर अनुच्छेद 17 एवं 18 है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम तो ओबीसी की बातें कही जा रही है कि अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के 4 दोनों में इस बात को बताया गया। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए तो और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यही बातें कही जा रही हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो कि 15 के 4 और 16 के 4 देख सकते हैं कि प्रावधानों के अनुसार ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो राज्य की सेवाओं देख सकते हैं कि जो राज्य की जो हमारे सेवाएं हैं, मतलब कि नौकरी है, ठीक, उसकी बात की जाए, नौकरियों में सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर किया गया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप। दोस्तों देख सकते हैं कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद देख सकते हैं खंड 15 के 6 और 16 के 6 के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बातें कही जा रही कि 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि 15 के 6 और 16 के 6 के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल, जो कि आप देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से दुर्बल जो कि दुर्बल वर्गों के लिए क्या किया गया, आरक्षण के यहाँ पर प्रावधान किया गया। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक जो कि लोक नियोजन, देखिए लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी की बातें करें, लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के एक अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, वही नौकरी की बातें कही जा रही है। ठीक है, वहाँ भी आरक्षण दिए जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 के 1 है, 16 के 2 है, या फिर आर्टिकल 16 के 3 है, या फिर आर्टिकल 16 के 3 और 4 तथा 5 है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि बातें कही जा रही है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है। तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 16 के 1 और आर्टिकल 16 के 2 इस बात को यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के 1 और 16 के 2 के तहत राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान की गई। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं कौन सम्मिलित नहीं है, बातें कही जा रही हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन कानून के समझ समानता, अवसर की समानता, सामाजिक समानता, या फिर आर्थिक समानता। देखिए दोस्तों, सामाजिक आर्थिक तो सब चीज़ है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि सभी के पास एक समान धन होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, इस बात को कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कानून तो सभी के लिए एक समान है, बिल्कुल है, अवसर सभी को एक समान मिलना चाहिए, समाज में सभी को एक समान उसकी समानता मिलनी चाहिए, लेकिन आर्थिक नहीं दोस्तों, क्योंकि आर्थिक कहने का मतलब होता है पैसा। ये नहीं कहा जा रहा कि सभी के पास पैसा होना चाहिए एक समान। ठीक है, ऐसा बातें नहीं कही गई, इस चीज़ को आपको यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं डिस्कशन के माध्यम से कि कानून के समझ समानता तो 14 के तहत बताया गया, सही बात है, और सामाजिक समानता अनुच्छेद आप देख सकते हैं 15 के तहत अवसर की आप बातें कही गई हैं, 15 में कहा गया है, जबकि अवसर की समानता आपको 16 के तहत बताया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जबकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, कथन 1 दे रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ठीक है, और कारण बता रहा है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण करना है कि इनमें से कौन सा गलत है और कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें हम, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर 1 और 2 दोनों की बात करें हम, और यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समान और आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य के असमान लोगों के लिए व्यवहार में भिन्न व्यवहार कर सकता है, बातें कथन भी सही है, और समान लोगों में विधि समान होगी। ठीक है, और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि कथन और कारक जो है
दोनों बातें यहाँ पर सही बातें कही गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है डी को यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कशन के माध्यम से और हम लोग सब देखने के प्रयास करते हैं। यहाँ पर बातें कही जा रही हैं कि राज हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र के समान आधार जो कि आर्थिक निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों गरीब, पिछड़े वर्ग और वंचित आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात उनके विशेष सुविधा यहाँ पर प्रदान कर सकता है, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। और देख सकते हैं कि 16 के 4 की क्या 16 के 4 और 15 के 4 के तहत राज्य के द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। इस बात को यहाँ पर बताई जा रही है दोस्तों। हालांकि देख सकते हैं कि समान स्तर पर लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समझ समानता की बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उल्लंघन किया गया, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन 14 है, अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 21 है और अनुच्छेद 19 है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें कही जा रही है किसकी, अस्पृश्यता की। तो अस्पृश्यता के बारे में अनुच्छेद 17 में इस बात को बताया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए थोड़ा डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, ठीक है। और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता के अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो अस्पृश्यता से आप जैसे किसी आप नियोक्ता को लागू करना और अपराध होगा, ठीक है। और जो कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के साथ आप भेदभाव करते हैं तो उसको क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके लिए क्या एक दंडनीय उसको अपराध माना जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक के आधार दिया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 19 है और अनुच्छेद 17 है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बताने के प्रयास करेंगे कि अनुसूचित जातियों की बातें करेंगे, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें 17 की बात करें तो वही जो कि छुआछूत के बारे में यहाँ पर बातें कही जा रही है, ठीक है, कि अस्पृश्यता के अंत के बारे में यहाँ पर अधिकार दिया गया, ठीक है। तो चलिए थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से और देखते हैं। देखिए दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, कि भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत जो कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता के अंत और किसी भी रूप में आचरण को निषिद्ध घोषित किया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं और साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी भी नियोक्ता को लागू करना विधि के अनुसार क्या होगा, एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसमें और कुछ बातें कही गई, ठीक है, कि अनुच्छेद 17 जो समता के मौलिक अधिकारों से संबंधित है और अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों को विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति को एक मौलिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक जो भिन्न है, यानी कि जो अलग है, देख सकते हैं। तो अनुच्छेद 14 है, 15 है, 16 है और 19 है। दोस्तों आपको पता है कि समानता का अधिकार आर्टिकल्स 14 से लेकर 18 तक है। तो आप यहाँ पर अनुच्छेद 19 को यहाँ पर अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों यहाँ तक डिस्कशन के माध्यम से देख सकते हैं कि दिए गए अनुच्छेदों में 19 जो कि अन्य भिन्न है आता है और यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं कि 14 है, 15 है, 16 समानता के अधिकार का वर्णन करता है। और एक अन्य दृष्टिकोण से देखें तो आपको 15 हो गया, 16 हो गया, 19 केवल नागरिकों को दिए गए हैं, जबकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए है। तो दोस्तों एक ही आपको बहुत अच्छा बात है, ध्यान रखना है कि 15, 16 और 19 जो है केवल जो भारत के नागरिकों के लिए दिए गए हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि 14 जो है सभी के लिए दिया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार जो कि 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है, अनुच्छेद 16 से 19 तक है, अनुच्छेद 17 से 20 तक है, अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक है। तो आप यह बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें देखा जाए, ठीक है, तो जो 4 जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो कौन से कब तक हैं, तो 19 से लेकर कितना 22 तक है। ठीक है, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22, एक क्या है, 4 स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अगर देख सकते हैं कि अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है तक स्वतंत्रता के अधिकार की बातें कही गई है। तो आपको दोस्तों अच्छे से याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि अनुच्छेद 19 में बात करते हैं भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार के स्वतंत्रताएं यहाँ पर दी गई। ठीक है, तो देख सकते हैं कि अनुच्छेद 19 में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 19 की 1 है, 2 है, 3 है, 4 इस प्रकार से देख सकते हैं कि 6 प्रकार की जो है स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जबकि दोस्तों अनुच्छेद 20 की बात करें, यहाँ पर अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध संरक्षण की बातें कही गई है। अनुच्छेद 21 के बाद के तब प्राण एवं देह स्वतंत्रता के संरक्षण की बातें कही गई हैं। और अनुच्छेद 21 के बाद करें हम तो यहाँ पर शिक्षा के अधिकार की बातें कही गई हैं। जबकि दोस्तों अगर अनुच्छेद 22 की बात करें हम तो यहाँ देख सकते हैं कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण यहाँ पर प्रदान किया गया। ठीक है, तो इस सारे आप आर्टिकल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप इन सब आर्टिकल्स को याद करेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बराबर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए और इसके बारे में अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें कह रहे हैं कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की, प्रेस में वही बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो बातें कही गई है, देख सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21 है या फिर अनुच्छेद 22 है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर प्रेस की स्वतंत्रता की बातें करें तो आपको पता है कि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर डिस्कशन के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है, कि संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया, किंतु आप देख सकते हैं कि 19 की 1 तथा 19 की 1 की ए में जो है अंतर्गत में वाक स्वतंत्रता यानी कि बोलने की जो स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार के न्यायालय द्वारा इन्हें निहित माना गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, आप 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। ठीक है, तो अनुच्छेद किसमें है, तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वही बातें कही जा रही है कि भारत का जो संविधान है स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी जो कि अंतर्निहित है, अनुच्छेद किसमें है, तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। जस्ट हम ऊपर इसके बारे में डिस्कशन करके आए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ कहाँ पर है, अनुच्छेद 1 जो कि 19 की 1 के 1 में इस बात को कहा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार, ठीक है, किसी निजी भवनों के ऊपर में राष्ट्रीय झंडे फहराने का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद किस में दिया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 14 में या संविधान के अनुच्छेद 19 की 1 में या फिर संविधान के अनुच्छेद 21 में या फिर संविधान के अनुच्छेद 25 में या उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो आप इसके आंसर बताने की प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी निजी अगर भवन में अगर झंडे फहराने का अगर एक मौलिक अधिकार की बातें कहें तो यह जो है कहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं कि संविधान के 19 की 1 की ए में इस बात को यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 19 की 1 में इस बात को बताया गया। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक केस हुआ था, ठीक है, कि नवीन जिंदल बनाम भारत संघ एक वाद में केस में जो हुआ था, दी गई उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था। ठीक है, आप देख सकते हैं उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना एक अभिव्यक्ति की प्रतीक है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 19 की 1 की 1 के तहत नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है,
तो दोस्तों देख सकते हैं बातें कही जा रही, ठीक है, कि स्वतंत्रता के जो अधिकार दिया गया है 19 से 22 में, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकार के किस भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा जो बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत में नहीं आता, ठीक है। तो ऑप्शन 1 है घेराव अफसर को अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, या इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती हैं। तो आप इसके आंसर बताने की प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम तो एक में बात करें तो घेराव अफसर को अपना कर्तव्य नहीं निभाते, इसको छोड़कर बाकी जो भी ऑप्शंस हैं ये सभी जो है आप दे सकते हैं कि जो है बिना जो स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में सभी इसमें आते हैं, बल्कि आपको घेराव अफसर को अपना कर्तव्य नहीं निभाते इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। दोस्तों चलिए थोड़ा इसको और हम डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं क्या बातें कही गई हैं। देखिए दोस्तों कि 19 की एक ख में बात करें हम तो वही बातें कही जा रही दोस्तों कि शांतिपूर्ण एवं निरायुध जो कि सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो मैं बताया था कि जो आर्टिकल्स 19 है उसमें कितने 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता की बातें कही गई हैं, तो उसी में सर 19 की एक के जो ख है वही बात कही जा रही है कि शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार को उल्लेख किया गया है। जबकि 19 के 3 की बात करें हम तो शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रयोग भारत की प्रभुता अखंडता, देख सकते हैं कि भारत की प्रभुता अखंडता और लोक व्यवस्था के हितों में युक्ति युक्त निबंधन और अधिरोपित करने वाली विधि की राज्य को शक्ति दी गई। देखिए दोस्तों, एक तरफ तो आपको अधिकार दिया गया है और दूसरी और आपको क्या अधिकार छीना जा रहा है, ठीक है। तो आप इसी बात को देख सकते हैं कि अगर मान ठीक है आप वही कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से आप कीजिए, ठीक है, बिना आप झगड़े के, बिना आप अस्त्र के इस्तेमाल किए आप जो है स्वतंत्रता की अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर आप वहाँ पर किसी प्रकार के अगर आपकी उसके चलते अगर अगले पब्लिक को किसी प्रकार के परेशानी होती है, अगर दिक्कतें होती हैं, तो उसके लिए देखिए दोस्तों लिखा गया है कि भारत की प्रभुता अखंडता और लोक व्यवस्था, अगर इस 3 को अगर किसी प्रकार के इसमें अगर परेशानी होती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है राज्य सरकार आपके लिए जो है वहाँ पर कुछ कानून कदम उठा सकती है, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको जो 6 स्वतंत्रताएँ दी गई आप कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपके कुछ और भी दिए गए हैं जो आप अगर आपकी जो दी गई है उससे अगर जनता को या और किसी पब्लिक को परेशानी हो रही है तो फिर राज्य सरकार आपके उससे एक्शन ले सकती है, ठीक है। तो उसी बात को यहाँ समझाने के प्रयास किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिकों के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। देख सकते हैं कि भारत की संप्रभुता, न्यायपालिका का अपमान, या फिर देश लोक व्यवस्था, या फिर अवांछनीय आलोचना, ठीक है। देखिए दोस्तों, वही बातें कही जा रही है जो मैंने समझाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर बात करें तो अवांछनीय अगर आलोचना की बात करें हम तो इस पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बाकी पर आपको जो प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। जैसे भारत की संप्रभुता होता है, अगर आप न्यायपालिका के अगर आप मान करते हैं, या फिर लोक व्यवस्था को आप मतलब उसको जो है ठोस पहुंचाते हैं, तो इन सारे पर क्या है आपको जो है प्रतिबंध लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अवांछनीय आलोचना अगर किसी को करते हैं तो उस पर किसी प्रकार के जो रोक लगाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, डिस्कशन के माध्यम से देख सकते हैं कि अनुच्छेद 2 के तहत क्या बोला गया है, ठीक है, कि नागरिकों के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत की प्रभुता अखंडता और राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंधों और लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में आप देख सकते हैं कि अथवा अदालत की अवमानना, मानहानि, ठीक है, या किसी अपराध के उद्दीपन के आधार में युक्ति प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बस तो वही दोस्तों सारे बातें कही जा रही है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में देखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि भारतीय जो गणराज्य के संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक की बातें कह रहे हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 21 है, या फिर अनुच्छेद 20 है, या फिर 21 या फिर 22 है। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बातें कही जा रही है, तो आपको यहाँ पर आर्टिकल 21 के बारे में समझना पड़ेगा कि आर्टिकल 21 में ये है कि आपके जो है अगर कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार के अगर आपके कोई प्राण लेने के प्रयास किया जा रहा कर रहा है,
तो आप वहाँ पे आप जो उसके अगेंस्ट में आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो आपकी स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की यहाँ पर बातें कही जा रही, ठीक है, जो कि आप इसको ध्यान रखेंगे। तो चलिए और थोड़ा डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारतीय गणराज्य के संविधान का जो अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी की बातें कही जा रही, ठीक है। और इस अनुच्छेद के अनुसार व्यक्ति को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा नहीं सकता है, अन्यथा नहीं, ठीक है। इस बातों को यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। दोस्तों 19 में बात कही है कि वाक स्वतंत्रता आदि के विषय में कुछ अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों और है कि अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बातें कही गई हैं। और देखते हैं 22 में जो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समय प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है कि अनुच्छेद 11 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 26 है। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें करें अनुच्छेद 21 की, तो अनुच्छेद 21 में जो है वही है विधि के समय प्रक्रिया के सिद्धांत, इसमें बातें कही गई हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों वहाँ पर थोड़ा देख सकते की पॉइंट के माध्यम से कि अनुच्छेद 21 में बात करें हम तो प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और देख सकते पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में समय विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इस प्रकार से हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों इसका एक फर्स्ट पार्ट है और इसका अगले पार्ट में हम इसको और भी कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम पूरा करा देंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को आप बार बार देखें, उसको समझें, रिवीजन करें। दोस्तों यदि आप एक बार देखकर आप सोचेंगे कि हमको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, तो एक बार में आप किसी भी चीज़ को आप समझ नहीं सकते। जब तक आप उसको बार बार आप उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसलिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। जब तक उसको बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, देखिए कोई भी प्लेटफॉर्म कहीं भी टीचर्स के पास आप पढ़ते हैं तो आपको इसी बात को बताया जाता है कि आपके पास एक ही मटेरियल होना चाहिए, लेकिन उसी को आप बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए, उसकी आप एक एक शब्द को समझिए, ठीक है। आप 75 को बुक रखने से बढ़िया है कि आप एक ही बुक को रखें। और मैं दोस्तों आपको मैं शुरू से मैं बता रहा हूँ कि आपके पास एक थ्योरी पेपर होना चाहिए और आपके पास एक प्रैक्टिकल पेपर होना चाहिए, ठीक है, जो प्रैक्टिस पेपर होना चाहिए। आप दोनों को कम्बिनेशन करके पढ़ते हैं तो आपको इससे ज़्यादा और भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप उतना ही पढ़िए जितना आपकी ज़रूरत है, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो और हमारे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।